नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अस्मिता दुबे। इस बुलेटिन में आज बात होगी सरकार और अन्नदाताओं के बीच हुई बैठक की। जानेंगे तेजस्वी ने नीतीश को क्यों बताया असहाय मुख्यमंत्री। बताएंगे कि शिवसेना को उसकी सहयोगी पार्टी ने क्या दी चेतावनी। तमिलनाडु में भाई के खिलाफ अलागिरा ने क्यों फूका बिगल। और बुलेटिन के आखिर में बात चीनी कंपनी पर सरकार की मेहरबानी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से इनकम टैक्स विभाग ने की पूछताछ से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भेजा था नोटिस। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। वाम दलों से वार्ता के लिए बनाई 4 सदस्यीय समिति। अधीर रंजन चौधरी, अब्दुल मन्नान, प्रदीप भट्टाचार्य और नेपाल महतो को बनाया गया सदस्य। बंगाल में वाम दलों से गठबंधन करेगी कांग्रेस। ममता ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र। नेताजी बोस से जुड़े सभी दस्तावेज हो सार्वजनिक। बंगाल में नेताजी की जयंती को देश नायक दिवस मनाए जाने का किया ऐलान। कल कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3000 करोड़ की होगी गैस पाइपलाइन योजना। इस योजना से आम लोगों के घरों में सस्ती घरेलू गैस होगी उपलब्ध। और बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स 308 अंकों की तेजी के साथ 48,177 अंकों पर हुआ बंद। निफ्टी 114 अंकों की तेजी के साथ 14,133 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। कृषि कानून और एमएसपी के मुद्दे को सुलझाने के लिए आज सरकार और अन्नदाताओं के बीच 8वें दौर की बातचीत हुई। बैठक से पहले ही अन्नदाता और सरकार की ओर से जो संकेत मिल रहे थे वो साफ थे कि कोई भी पक्ष ज्यादा नहीं झुकेगा, और बैठक में ऐसा ही दिखा। सरकार ने कुछ नए प्रस्ताव रखे लेकिन बिल वापस लेने को तैयार नहीं हुई। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ राजीव जी मौजूद हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद अस्मिता। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। अन्नदाताओं के साथ सरकार की आज की बैठक से पहले उम्मीद थी कि पिछली बैठक में जो तल्खियां खत्म हुई थी और माहौल अच्छा हो गया था वो इस बार भी दिखेगा और दोनों पक्षों में सहमति बन जाएगी। लेकिन बैठक शुरू होते हुए अन्नदाताओं ने सरकार को साफ साफ बता दिया कि वो वार्ता को लंबा ना खींचे। कृषि कानून की वापसी और सभी फसलों पर एमएसपी पर फैसला लें, जिसके लिए सरकार तैयार होती नहीं दिखी। ये तल्खियां लंच में भी दिखी जब अन्नदाताओं ने मंत्रियों के साथ खाना खाने से इनकार कर दिया। सरकार की ओर से अन्नदाताओं के खाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अन्नदाताओं ने अपना खाना मंगवाया और लंगर में ही खाना खाया। अन्नदाताओं ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से कह दिया कि आप अपना खाना खाएं, हम अपना खाना खाएंगे। आज हम आपके साथ खाना नहीं खाएंगे। बैठक में किसानों की मांग को लेकर सरकार की ओर से प्रस्ताव दिया गया कि एमएसपी और कृषि कानूनों को लेकर एक संयुक्त कमेटी बना दी जाए जो ये तय करे कि कानून में क्या क्या संशोधन हो सकता है। सरकार कानून के हर बिंदु पर चर्चा को तैयार है, लेकिन अन्नदाताओं ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। देर शाम तक चली बैठक के बाद सरकार कृषि कानून वापस लेने की अन्नदाताओं की मांग मानने को तैयार नहीं हुई। एमएसपी पर सरकार की ओर से आज भी आश्वासन दिया गया कि इसे समाप्त नहीं किया जाएगा। सरकार लिखित में आश्वासन देने को तैयार है, लेकिन अन्नदाताओं की एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनाने की मांग पर भी सहमति नहीं बन पाई है। अब दोनों के बीच 8 जनवरी को अगले दौर की बातचीत होगी। राजीव जी, सरकार संशोधन और एमएसपी पर अन्नदाताओं की मांग मानने को तैयार नहीं है और जो प्रस्ताव सरकार दे रही है अन्नदाता उससे सहमत नहीं है। ऐसे में इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? देखिए अस्मिता, नए कृषि कानून पर चल रहे आंदोलन को समस्या कहना ही दरअसल इसके समाधान के रास्ते को बंद करना जैसा है। ये आंदोलन किसानों और देश का भविष्य बचाने के लिए खड़ा हुआ है, जबकि समस्या तो सरकार का अड़ियल रवैया है, जिसका समाधान यही है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आगे आए। लोकतंत्र में जनता के हित के लिए सरकार को काम करना होता है, न कि कॉर्पोरेट के हित के लिए। लेकिन मोदी सरकार में अब तक कॉर्पोरेट के लिए ही मुनाफा रहा है, जबकि आम आदमी को मायूसी ही हाथ लगी है। नोटबंदी से लेकर लॉकडाउन तक के फैसलों में उद्योगपतियों के लिए राहत के सारे इंतजाम थे, जबकि आम जनता के लिए ये फैसले जीवन और मरण का सवाल बन गए। बीते वक्त में विकास को गति देने के नाम पर कॉर्पोरेट के कर्ज माफ करने से लेकर कई तरह के रियायतें दी गई हैं, लेकिन
किसानों की कर्ज माफी चुनावी घोषणा पत्रों में दर्ज होकर ही सिर्फ रह गई। कभी कर्ज का बोझ, कभी मौसम की मार, तो कभी उन्नत बीजों के नाम पर ठगी। किसानों ने ऐसे कई दर्द लगातार सहे हैं। इसके बावजूद वो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करके फसल उगाते हैं और सरकार से यही चाहते हैं कि उन्हें फसलों का सही दाम मिले, उनकी मेहनत का सम्मान हो। इसीलिए नए कानूनों को वो वापस लेने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इनके लागू होने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि किसानों को फसल का सही दाम मिलेगा या उनके खेतों पर उनका हक रहेगा। किसान और खेत बचेंगे, दरअसल तो कृषि प्रधान भारत देश भी बचेगा, लेकिन सरकार की जिद शायद कृषि प्रधान से कॉर्पोरेट प्रधान भारत बनाने की है। जिस दिन ये जिद अस्मिता खत्म होगी, उसी दिन शायद आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। जानकारी के लिए शुक्रिया राजीव जी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में नीतीश कुमार की परेशानी कम होती नहीं दिख रही है। एक ओर बीजेपी है जो सरकार के फैसलों में अपना दखल बढ़ा रही है, तो दूसरी ओर मजबूत विपक्ष सरकार की घेराबंदी में जुटा है और नीतीश कुमार बेबस दिखाई दे रहे हैं। नीतीश की इसी बेबसी पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। क्या कहा है तेजस्वी ने, देखे इस रिपोर्ट में। अरुणाचल प्रदेश मामले को लेकर जेडीयू और बीजेपी में चल रही खींचतान अभी थमी भी नहीं है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति पर तनातनी बढ़ गई है। बीजेपी नेता लगातार प्रदेश में खराब होती शांति व्यवस्था की स्थिति को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं और अब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी इसे लेकर नीतीश सरकार को निशाने पर ले लिया है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था इतनी बदहाल है कि असामाजिक तत्व आम जनता को कुछ भी नहीं समझ रहे और सरकार ने भी ऐसे लोगों के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है। नई सरकार बनने के बाद से बिहार की स्थिति लगातार खराब हुई है, जबकि गृह मंत्रालय खुद सीएम नीतीश कुमार संभाल रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश इस बार असहाय लग रहे हैं, बीजेपी के आगे उनकी चल नहीं रही है। तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल अपनी कुर्सी बचाने में जुटे हुए हैं, जबकि हकीकत ये है कि ना तो गठबंधन के नेता और ना ही उनकी कैबिनेट में शामिल मंत्री ही उनकी बात सुनते हैं। प्रशासन और पुलिस अधिकारी भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। सबको पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री कितने निरीह बन चुके हैं। बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के आगे बेबस दिख रहे हैं, तो महाराष्ट्र में शिवसेना अपने फैसला गठबंधन सहयोगी की मर्जी के बिना लेने की तैयारी कर रही है, जिसे लेकर कांग्रेस और एनसीपी ने उद्धव ठाकरे को नसीहत दी है। एनसीपी शिवसेना को गठबंधन धर्म याद दिला रही है, तो आखिर शिवसेना के किस फैसले से परेशान है कांग्रेस और एनसीपी, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में चल रही महाविकास अघाड़ी की सरकार में टकराव बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नगर निगम के चुनाव से पहले शिवसेना अपनी 3 दशक पुरानी मांग को पूरा करना चाहती है। पार्टी औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने की कोशिश में है, लेकिन गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस और एनसीपी इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस तो सख्त लहजे में चेतावनी दे चुकी है कि गठबंधन सरकार में कोई भी पार्टी अपना निजी एजेंडा नहीं थोप सकती। कांग्रेस नेता और सरकार में मंत्री बाला साहेब थोराट ने साफ कहा कि शिवसेना अगर ऐसा करती है तो यह सरकार की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। तो दूसरी तरफ एनसीपी ने भी औरंगाबाद के नाम बदलने को लेकर शिवसेना को गठबंधन धर्म याद दिलाया है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि भले ही शिवसेना के साथ हमारा गठबंधन है, लेकिन ऐसा कोई भी प्रस्ताव हमारे एजेंडे में नहीं है और आगे भी नहीं होगा। ये सरकार 3 दलों की सरकार है, हर दल की अपनी अलग अलग विचारधारा है, लेकिन ये सरकार विचारधारा से नहीं चलेगी, बल्कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तीनों दलों ने मिलकर तय किया है उनके अनुसार ही सरकार को चलाया जाएगा। सरकार में चल रही खींचतान के बीच बीजेपी भी कूद पड़ी है। पार्टी ने कहा कि शिवसेना को अपना रुख साफ करना चाहिए। जब औरंगाबाद नगर निगम का चुनाव सिर पर है तो उन्हें संभाजी नगर याद आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसको लेकर शिवसेना का अगला कदम क्या होता है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार में सहयोगी कांग्रेस और एनसीपी ही शिवसेना को गठबंधन धर्म की याद दिला रहे हैं, लेकिन मामला जब कुर्सी का है तो सिर्फ एक ही धर्म होता है, चुनाव जीतना। यहाँ कोई रिश्ता अहमियत नहीं रखता और तमिलनाडु की राजनीति में इस समय कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है, जहां डीएमके चीफ एमके स्टालिन की राह में उनके भाई ही आ गए हैं। तो क्यों डीएमके के भाई के खिलाफ लड़ने की तैयारी में है भाई, देखिए रिपोर्ट। तमिलनाडु में इस साल मई जून में विधानसभा का चुनाव होना है। राज्य में पिछले 4 दशक से सत्ता डीएमके और एआईएडीएमके के पास ही रही है। 10 साल से राज्य में एआईएडीएमके का शासन है,
लेकिन अब की बार किसकी सरकार होगी ये जनता को तय करने का वक्त अब नजदीक आ गया है। 1.5 साल पहले लोकसभा चुनावों में तमिलनाडु में डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन ने राज्य में जबरदस्त जीत हासिल की थी और डीएमके इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद विधानसभा चुनाव से भी लगाए बैठी है। लेकिन विधानसभा चुनावों से पहले डीएमके में उठापटक मच गई है। डीएमके चीफ एमके स्टालिन की राह रोकने के लिए उनके भाई एमके अलागिरी सामने आ गए हैं। अलागिरी को डीएमके पहले ही निष्कासित कर चुका है। अब अलागिरी पार्टी के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार विधानसभा चुनावों में वो डीएमके के खिलाफ लड़ेंगे। अलागिरी ने मदुरै में बड़ा रोड शो निकालकर अपनी ताकत भी दिखाई। अलागिरी ने अपने भाई एमके स्टालिन को चुनौती देते हुए कहा कि वो कभी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। मैं और मेरे समर्थक ऐसा नहीं होने देंगे। स्टालिन ने मुझे पार्टी से निकलवाया जबकि मैं सिर्फ पार्टी का कार्यकर्ता बनकर रहना चाहता था। अलागिरी ने कहा कि उनकी पार्टी गठबंधन करने को तैयार है, लेकिन वो उस गठबंधन में नहीं रहेंगे जिसमें डीएमके होगी। अलागिरी के ऐलान से डीएमके की मुश्किल बढ़ती दिख रही है। भाई भाई की मुश्किल बढ़ा रहा है। वैसे मुश्किल में तो पूरा देश ही दिख रहा है। पिछले साल जो मुसीबत देश पर आई थी उसका असर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। देश में रोजगार को लेकर एक सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि 2020 में देश में जिन लोगों की नौकरी गई थी उन्हें अभी तक रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो क्या कहती है ये रिपोर्ट, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत में स्वास्थ्य मुसीबत की शुरुआत के साथ ही देश में सख्त पूर्णबंदी का ऐलान कर दिया गया। बिना किसी पूर्व तैयारी के किए गए इस सख्त पूर्णबंदी के कारण करोड़ों लोग एकाएक बेरोजगार हो गए। कई व्यवसाय बंद हो गए जिससे देश में बेरोजगारी की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई और कई परिवार इससे प्रभावित हुए। इसे लेकर नवंबर 2020 में एक सर्वे किया गया जिसकी रिपोर्ट चौंकाने वाली है। Loto247.com ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सर्वेक्षण में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है, जिसमें बताया गया है पिछले साल भारत में 77% लोगों ने अपने रोजगार को खो दिया था और बेरोजगार हो गए। 40 साल से अधिक उम्र के कामकाजी लोगों में ये संख्या 80% से भी अधिक थी और अभी भी इनमें से 70% लोगों को नौकरी नहीं मिली है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 78% पुरुषों को अपनी नौकरी खोनी पड़ी तो महिलाओं में ये संख्या 67% रही। रिपोर्ट में बताया गया कि सरकार ने भले ही आर्थिक गतिविधियों में छूट दे दी हो, लेकिन अभी भी जिन लोगों की पिछले साल नौकरी चली गई थी उनमें से अधिकांश बेरोजगार हैं। उन्हें रोजगार की अभी भी तलाश है। और बुलेटिन के आखिर में बात चीनी कंपनी पर सरकार की मेहरबानी की। एलएसी पर चीन की चालबाजी के बाद भारत ने उसकी कंपनियों के तमाम ठेके रद्द कर दिए थे। 200 से ज्यादा ऐप बंद कर दिए थे। दावा किया गया कि अब आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। चीन से तो दूरी ही रखी जाएगी, लेकिन अब सरकार अपने दावे से पलट रही है। चीनी कंपनी को ही महत्वपूर्ण ठेका सरकार ने दे दिया है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी लगातार चीनी सामान के बहिष्कार की बात करती है। मोदी सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत का अभियान चलाया जा रहा है। सरकार देश में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने का दावा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ एनसीआरटीसी ने चीनी कंपनी को ठेका जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी एनसीआरटीसी ने दिल्ली से मेरठ के बीच बन रहे रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के एक सेक्शन का ठेका संघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को दिया गया है। ठेके की शर्तों के अनुसार ये चीनी कंपनी दिल्ली के न्यू अशोक नगर से साहिबाबाद के बीच 5.6 किलोमीटर लंबी भूमिगत टनल का निर्माण करेगी। बता दें कि पिछले साल जून में इस पर काफी विवाद हुआ था, जब भारत चीनी सीमा विवाद के बीच ये खबर आई थी कि चीनी कंपनी एसटीईसी ने सबसे कम 1126 करोड़ रुपए की बोली लगाई। भारतीय कंपनी लार्सन एंड टूब्रो ने 1170 करोड़ रुपए की बोली लगाई, जिसके बाद एनसीआरटीसी ने एसटीईसी कंपनी को ठेका जारी कर दिया था। लेकिन चीन से विवाद को देखते हुए चीनी कंपनी के ठेके पर रोक लगा दी गई थी। आपको बता दें कि दिल्ली से मेरठ के बीच सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनना है। 82.15 किलोमीटर लंबे आरआरटीएस में 68.03 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड और 14.12 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा। न्यू अशोक नगर से साहिबाबाद के बीच 5.6 किलोमीटर तक अंडरग्राउंड सेक्शन का निर्माण होना है। इस पूरे प्रोजेक्ट का प्रबंधन और देखरेख एनसीआरटीसी कर रही है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।